हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में हमने पढ़ चुका है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाएंगे। कौन से फैमिली के? ग्रुप नंबर 17, जिनको हम प्यार से कहते हैं हेलोजन फैमिली। बात करें अगर प्यारे बच्चों हेलोजन फैमिली की, तो आप सभी को पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन, ये सभी हमारे हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो जो हमारी ग्रुप नंबर 17 है, इसको सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं। और एक पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन इसकी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा नोबेल गैस, यानी कि 3 लेक्चर आज वाले को लेकर इसको छोड़कर 2 लेक्चर में आपके ये पी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग करेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका तुम्हें था इंतजार। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो भी डाउट होगा वो आप पूछते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम हेलोजन फैमिली। अगर हम बात करें हेलोजन फैमिली की, तो इसी को हम लोग ग्रुप नंबर 17 भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर ले भाई, ग्रुप नंबर 17 को क्यों हेलोजन बोला गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा हेलोजन वर्ड है, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा हेलोजन वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है भैया? ये ग्रीक वर्ड है। और हेलो का मतलब होता है ग्रीक में साल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट। और जो जेंस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है भैया? बॉर्न। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली बोलें कि जो हमारे साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, इस वजह से इसको हम हेलोजन बोलते हैं। कोई आपसे अगर आज पूछे कि ग्रुप नंबर 17 को क्यों हेलोजन बोलते हैं, तो बहुत आसानी से जवाब दे देना, क्योंकि ये साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए हम इसको हेलोजन बोलते हैं। ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब बता दिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हेलोजन ग्रुप में है। हेलोजन ग्रुप की एक बड़ी खास बात आपको बताऊं प्यारे बच्चों, जो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। वो खास बात ये है कि जो हमारे हेलोजन होते हैं, ये पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। कई बच्चे कहेंगे क्यों, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो आइए बात करते हैं भाई कौन कौन से एलिमेंट हैं। हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटीन है। सर एक बात बताइए, ये कैसे याद हुआ? भाई करत करत अभ्यास के ऐसे याद होगा। आप ऐसे याद कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है। बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, तो ये तो सभी को पता होगा, इनका 9 होता है। अगर 9 में 8 जोड़ दें तो 17 होगा, और 17 में अगर 18 जोड़ दें तो 35 होगा, 35 में अगर 18 जोड़ दें तो 53 होगा, और 53 में अगर 32 जोड़ दें तो 85 होगा। तो ये हमारा प्यारे बच्चों इन सभी के एटॉमिक नंबर है। आपको एटॉमिक नंबर निकालने का ट्रिक मैंने नाइट्रोजन फैमिली में भी बताया, मैंने ऑक्सीजन फैमिली में भी बताया। आज हम लोग ग्रुप नंबर 17 पढ़ रहे हैं, मैं यहां पे भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कशन कर लिया। अब देखो लगे हाथ, हमारे पास भाई ज्यादा समय तो है नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, तो हम लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। ठीक है भाई, हम लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, हम लोगों को टाइम बचाना है। तो यहीं के यहीं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख ले रहे हैं, जिससे और सारी चीजें क्लियर हो। क्योंकि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, वो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं बता सकते। तो चलिए भैया अब और रूल लगाते हैं। 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 और 5 9, 9 इलेक्ट्रॉन हमको फिलअप करने थे। बात करूं क्लोरीन की, तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p5। जरा प्यार से देखो, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन जो कि इसके हैं। वहीं ब्रोमीन की बात करें तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 एंड देन 3d10 एंड देन 4s2 एंड देन 4p5। एक बात तो तुमको समझ में आ गई होगी मेरे सारे होनहार छात्र, क्योंकि आप लगातार नाइट्रोजन फैमिली में वही देखे, ऑक्सीजन फैमिली में वही देखे, और फिर अब फ्लोरीन की बात कर रहा हूं। फ्लोरीन फैमिली का हो या हेलोजन फैमिली, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, यहाँ पे 3s2 3p5, यहाँ पे 4s2 4p5। तो निसंदेह हम बोल सकते हैं कि अगर हम आयोडीन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पे 5s2 5p5 आएगा। और वहीं पर बात करें अगर हम स्टेटीन की, तो यहाँ पे आएगा 6s2 6p5। इसका मतलब कि अगर इन पूरे फैमिली हेलोजन फैमिली के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं,
तो आएगा क्या NH2NP5। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले ही जान ली है कि n की वैल्यू कैसे वेरी करिए, नंबर ऑफ सेल चेंज हो रहे हैं भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ n एंड NH2NP5 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजन ग्रुप। अब हम थोड़ा सा आपको एक बात बता दें, मैंने क्यों ये बात कही थी मेरे प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में हैलोजन ग्रुप सबसे बेहतर है। मैंने इसलिए ये बात बोली थी क्योंकि यहाँ पे वैलेंस शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और सारा खेल ऑक्टेट का है। जैसे हमको आपको नौकरी चाहिए, हमको आपको परसेंटेज चाहिए, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों को, ठीक उसी प्रकार हमारे हर एलिमेंट को अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनके ऑक्टेट पूरे, मतलब वो तो मोक्ष की प्राप्ति पा गया भैया, वो तो स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये बिल्कुल तड़पते रहेंगे। मान लो आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, अब इंटरव्यू लगा है, तो इंटरव्यू के लिए ललक आपकी बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि आप एकदम मंजिल के करीब हैं। तो ये भी एकदम मंजिल के करीब है, इसलिए इनको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। ये खट से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एनायन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और अगर हम बात करें इनके रिएक्टिविटी की, तो हैलोजन हाईली रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है ये सभी हमारे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि दे आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, दे आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो मैं हट जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपके टाइम को बचाने के लिए कुछ चीज़ें पहले से लिख लेता हूं, क्योंकि मेन मकसद हमारा रिवीजन करना। अभी तक आप पी ब्लॉक तो पढ़ लिए होगे, और अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे एक भी कॉन्सेप्ट छूटेंगे नहीं, इस बात के लिए निश्चिंत रहना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की क्या बात होगी। एक्वेरेंस की बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक्वेरेंस की, जो हमारे हैलोजन है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिया है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट। ये लाइन आपके एनसीईआरटी की, इस लाइन को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये फेयरली अबंडेंट होते हैं, मतलब ये पाए जाते हैं, बट ब्रोमीन और आयोडीन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हैलोजन के केस में, तो आप बताओगे फ्लोरीन और क्लोरीन तो जनरली मिल जाते हैं, लेकिन आयोडीन और ब्रोमाइड जो हमारे यहाँ ब्रोमीन है वो जल्दी नहीं मिलते। फिर ये सेकेंड लाइन क्या लिखा गया है यहाँ पे, फ्लोरीन मेनली फाउंड एज इनसोल्यूबल साल्ट। जो हमारा फ्लोरीन होता है वो जब भी पाया जाएगा मेन तौर पे, तो वो इनसोल्यूबल साल्ट के फॉर्म में पाया जाएगा। अब आप बोलोगे सर इनसोल्यूबल साल्ट क्या है, तो भैया ये दो जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फ्लोरोस्फार, कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट। तो ये देखो हमारा जो फ्लोरीन है वो इनसोल्यूबल साल्ट के फॉर्म में पाया जा रहा है। ये दोनों हमारे एक इंपॉर्टेंट इनसोल्यूबल साल्ट हैं, और याद कर लो इनको। ये है हमारा फ्लोरोस्फार जिसका फार्मूला है CaF2, ये हमारा क्रायोलाइट जिसका फार्मूला Na3Al F6। मेरे साथ 2 बार कहिए, आपको याद हो जाएगा। CaF2 को हम कहते हैं फ्लोरोस्फार, और क्रायोलाइट को Na3Al F6। ये सभी इनसोल्यूबल साल्ट हैं जिस फॉर्म में फ्लोरीन पाई जाती है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ लिखा है सी वाटर कंटेन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ये कह रहे हैं कि जो हमारे सी वाटर होते हैं वो कंटेन करते हैं क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को। आप सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ में, सोडियम और पोटेशियम के साथ में हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मिल सकता है, कहीं कहीं मैग्नीशियम के भी साथ मिल जाता है। तो सी वाटर में हमारे, यानी कि हम सिंपली अगर बोलें तो जो हमारा फ्लोरीन है वो ज़्यादातर इनसोल्यूबल साल्ट के फॉर्म में पाया जाता है। जो हमारे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब सी वाटर में पाया जाता है, मतलब सोल्यूबल साल्ट है। इनके साथ होती है हमारी मेटल, चाहे सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, हमारे मैग्नीशियम ले लो। वहीं पर हम बात करें कि अगर इन सब में सबसे ज़्यादा सी वाटर में कौन सा पाया जाता है, तो मेनली क्लोरीन पाई जाती है। अगर मास के अकॉर्डिंग देखें तो 2.5, यहाँ पे स्पष्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखी गई है, मेनली क्लोरीन 2.5 बाई मास। यानी कि अगर हम बात करें सी वाटर में सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी तो क्लोराइड की होती है 2.5 अकॉर्डिंग टू मास। तो ये था एक्वेरेंस। अब आप बोलोगे कि सर ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या ये हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है? प्यारे बच्चों, इफ़ यू आर एस्पिरेंट ऑफ नीट एंड जेई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पी ब्लॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी इसका फार्मूला पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा, या पूछ लेगा फ्लोरीन किस फॉर्म में पाई जाती है, या फ्लोरीन के इनसोल्यूबल साल्ट का नाम बताइए, तो आप बहुत ईजिली बता दोगे कि फ्लोरोस्फार और क्रायोलाइट। तो हर तरह से हमको तैयार रहना है, किसी भी तरह से हमको ये नहीं कि अपनी तैयारी कमज़ोर करो, इसलिए मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स में, जिसमें सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक साइज।
स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की। जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनिक रेडियस में कैसे चेंजिंग आ रही है, एटॉमिक रेडियस में कैसे चेंजिंग आ रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे वेरिएशन शो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरिएशन शो कर रहा है, तो सारी चीज़ों को हम समझ के देखेंगे। बट सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एटॉमिक साइज को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो एक्सेप्शनल केस है, वो सारे क्वेश्चन को हम अभी आपको कवर करा देंगे, साथ में अलग से भी करवा देंगे। तो आइए देखते हैं एटॉमिक रेडियस को। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए हमको सबसे पहले पूरे हेलोजन ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, स्टेटीन का जिक्र हम क्यों नहीं करते, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टेटीन एलिमेंट्स है, जो कि हेलोजन है, ये प्यारे बच्चों रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेडियो एक्टिव होता है। जैसे हमने बात की थी, क्या हमने जब बात की थी पोलोनियम की ऑक्सीजन फैमिली में, तो वो भी हमारा रेडियो एक्टिव था। ठीक उसी प्रकार स्टेटिन इज आल्सो एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसकी बात हम नहीं करते हैं। चलो भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे। मैं अगर बात करूं आपसे, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 35 होता है, इसका भैया सॉरी इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका 53 होता है। ठीक है, अगर हम इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको क्या पता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी साइज़ बढ़ती है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी कैसे आपको पता कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रही है? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। मैं आपको प्रूव्ड कर चुका हूँ इससे पहले नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल। मैं यहाँ पे स्पष्ट लिख दे रहा हूँ जिससे किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ कि एटॉमिक साइज, इस एरो का मतलब इंक्रीजेज। क्यों भाई, ये भी लिख दे रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल। क्योंकि भैया नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं इसलिए एटॉमिक साइज भी बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल कैसे बढ़ेगी भैया? अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p5। हम क्लोरीन की बात करें, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ पे 2 सेल थे, यहाँ पे 3 सेल हो गए, इस वाले में 4 सेल हो जाएंगे, इस वाले में 5 सेल हो जाएंगे। तो जितना कमरे बढ़ेंगे किसी के घर में, घर का आकार उतना बड़ा होगा। तो ये तो आप सभी को पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जनरली हमारी एटॉमिक साइज बढ़ती है। लेकिन एटॉमिक साइज और कई सारे फैक्टर को अफेक्ट करती है, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई। तो सबसे पहले हम तुरंत के तुरंत बात कर ले रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। किसकी बात हम करने जा रहे हैं? हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। एक ही हेडिंग में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे जिससे टाइम कम लगेगा, कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा सीखेंगे। बात करें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है भाई? आप सभी को पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हेलोजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है ही। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है प्यारे बच्चों, वो क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे मैंने फिर से आपको एक एग्जांपल में दे दूं, HCl है तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बॉन्ड बनाए होंगे, एक हाइड्रोजन का होगा, एक क्लोरीन का होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, मतलब अपना तो खींच ही रहा है प्लस हाइड्रोजन का भी। तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचा, इसकी जो टेंडेंसी है, यही टेंडेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो हम इजीली क्या बोल सकते हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब भैया कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज कब ज्यादा लगेगा? जब साइज छोटी होगी। साइज जितनी छोटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा, साइज जितनी बड़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी कम। क्योंकि जब बड़ी सी साइज हो गई तो कहां तक भाई तुम किसी को खींचोगे? नहीं खींच पाओगे। सेम कंडीशन तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एटॉमिक साइज है, मैं आपको बता दूं, जो एटॉमिक साइज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के। सर ये अब ईएन कौन आ गया मार्केट में? भैया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ईएन कहते हैं। तो जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, भाई भाई ये सर भाई भाई का रिश्ता कहाँ से ला दिए? अरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी घटेगा। आप बोलोगे क्यों? सबसे पहले तुम ये समझो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखो भैया, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम के, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ,
मान लो ये कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, भाई इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सर फिर से समझाइए, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अब कब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे, जब बड़ी सी साइज होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, न्यूक्लियस कहेगा इलेक्ट्रॉनों को पकड़ हमारी कमजोर है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है हमने बता दिया भैया, जब साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, साइज छोटी होगी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, जब मुश्किल तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जब आसान तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर आईपी की वैल्यू भी घटती है। अब आपको मैंने एक चीज और नहीं बताई कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है ये भी इसका भाई है। किसका भाई है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। ये क्या सर आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो आईपी की वैल्यू बढ़ेगी, आईपी की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी। ये सर है कौन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और ये क्यों आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भाई है, क्यों आईपी अगर नीचे घट रही है तो ये भी घटेगी। आइए जिक्र करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई ये एटम है, ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, याद रखना प्यारे बच्चों, आईपी के केस में एनर्जी लगती थी, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन खींचने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा मतलब ये एक्सोथर्मिक है? हाँ भाई एक्सोथर्मिक है, जहां पे एनर्जी रिलीज हो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो सर ने क्या बोला? सर ने बोला कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। गलत बोल दिया सर ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी घटेगा क्योंकि साइज बड़ी सी हो जाती है, और जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी घटेगी। जरा इस चीज को प्रूव करिए क्यों घटेगी। भैया मैंने कहा कि किसी भी न्यूट्रल एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, एक बात बताओ, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्ड क्या है? अफिनिटी का मतलब जुड़ने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन अपनी तरफ करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये दोनों एक ही टर्म है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। तो जब भैया इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, वही को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जो सबसे ऊपर है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी घटेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं, तो एनर्जी कहाँ रिलीज होगी। ओके सर, इसका मतलब कि इसके केस में ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, लेकिन ये तो गलत होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में। सर मैंने पढ़ा है, जेईई और नीट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में कई बार पूछा गया है ये ऑर्डर। तो ये गलत होगा तो सही क्या होगा सर जरा बताइए? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्यों सही है? इसी चीज को अभी मैं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको एक चीज बताया कि ये जो हमने बात की है जनरल ट्रेंड की बात की है, मैंने स्पेसिफिक ट्रेंड की तो बात ही नहीं की। केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज नथिंग, बिना एक्सेप्शन की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भैया, सोच नहीं सकते। तो सर बताइए आखिर होगा क्या? होगा ये कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी फ्लोरीन से, बाकी सब तो सिमिलर ऑर्डर में है। अब तुम्हारे मन में एक तुरंत क्वेश्चन चलेगा, सर क्यों? उसी क्यों का जवाब तो मैं भी आगे दूंगा, और जो यहाँ एक्सेप्शन बनता है वही क्वेश्चन। अच्छा सर क्या बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई एक्सेप्शन है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी कोई एक्सेप्शन नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, आईपी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, लेकिन जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, ये भी डिक्रीज होगी, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्लोरीन की ज्यादा होगी, फ्लोरीन की कम। तो इसको मैं रफ करता हूं, आइए देखते हैं क्यों क्लोरीन की ज्यादा होगी, क्यों फ्लोरीन की कम। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जिक्र करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, साथ ही वो ऑर्डर क्यों गलत था और ऑर्डर ये क्यों सही है। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑर्डर लिख दूं, इन जनरली होना चाहिए ये, इन जनरली होना चाहिए ये, लेकिन भैया होता है ये। क्या होता है भैया? ये होता है। तो ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है? ये क्यों गलत, ये क्यों सही होना चाहिए ये। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जेईई में, ऐसे भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आए हैं। और दूसरा डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है फ्लोरीन से, क्यों? तो आइए डिस्कस करते हैं क्यों। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो आपको पता है अगर हम दोनों की एटॉमिक साइज की बात करें, दोनों की एटॉमिक साइज की बात करें, तो आपको पता है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है ये छोटा होता है, जो हमारा क्लोरीन होता है ये बड़ा होता है। ठीक है ना,
ये एक तरफ हमारा क्या है, क्लोरीन है, एक तरफ फ्लोरीन है। अब बहुत ही लॉजिकली एक बात समझना, जब हमने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इसी को फिर से समझिए, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसी से कोरिलेट करके कहा कि जब कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मतलब जोड़ने की क्षमता है उसके पास, एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब क्षमता, या सिंपली मैं कहूँ कि जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार होगा तभी ना गेन करेगा। हाँ भाई, सिंपल सी बात है, मतलब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जल्दी गेन करेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में एक ही कमरा है और उसमें 2 लोग ऑलरेडी रहते हो, एक ही कमरा है उसमें 2 लोग ऑलरेडी रहते हो, तो क्या तुम मेहमान को जबरदस्ती बुलाओगे कि नहीं भैया तुम आओ तुम आओ तुम आओ आके रहो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बुलाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की व्यवस्था दिक्कत में है भैया, तुम क्यों किसी को बुलाओगे। लेकिन जिसके पास 2 कमरा है वो कहेगा मेहमान जी आइए, हमारे पास एक और कमरा हम उसमें रख देंगे। सेम कंडीशन कि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है। बात करें अगर एटॉमिक साइज की तो हम बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन की है ये क्लोरीन की है, फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं तो ये फील करता है रिपल्सन, ये फील करता है रिपल्सन। तो कौन कहे कि इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये उल्टा रिपेल कर देता है, क्योंकि इसकी साइज इतनी छोटी होती है कि इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी। बट क्लोरीन के केस में इसके पास 2 कमरे हैं भाई, इसकी साइज बड़ी होती है, आपको पता है कि इसके केस में 3 सेल हैं, इसके केस में 2 ही सेल हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे 3 सेल हैं, सिंपल सी बात है, वहाँ पे एक कमरा ज़्यादा होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब कई लोग कहेंगे तो सर आयोडीन की और बड़ी है तो उसको तो और बढ़िया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। तो भैया जा बढ़िया बड़ा घर है लेकिन बुलाने वाला भी तो चाहिए यार। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आयोडीन के तक जाते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है, तो जब वो बुलाना ही नहीं चाहेगा तो कितना भी बड़ा घर हो क्या मतलब है। तो ऐसे समझाइए सर, लिखना क्या है, आप तो ये सब फालतू एग्जाम्पल बता दिए। लिखना ये है प्यारे बच्चों, सिंपली अगर कोई पूछे कि क्यों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है तो आप बोलोगे क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी। बट क्लोरीन के केस में साइज बड़ी है तो वो बुलाता है, आ जाते हैं और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। और नीचे जाने पर क्यों सर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होती, क्योंकि वो बुलाते ही नहीं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑर्डर होना चाहिए था ये, लेकिन हो रहा है ये। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्यों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्यों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्यों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इट फील मोर रिपल्सन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस इट शोज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल सा आंसर था। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नोट्स जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे हमको क्या पढ़ना है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि भाई अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आपको नहीं पता कि अभी हमने जिक्र किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आपको बता दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन सोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसा कि आपने यहाँ पे देख भी लिया। होनी चाहिए तो फ्लोरीन की, लेकिन है किसकी, क्लोरीन की। क्यों है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपको याद होने चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल स्टेट की। तो जो हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन होता है ये हमारा गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जो हमारी ब्रोमीन होती है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और जो हमारा आयोडीन होता है वो सॉलिड स्टेट में। सर कैसे याद करें भाई, आयोडीन टाटा का नमक आप सबने खाया है ना, आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन नमक में होता है, कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में। ओके सर याद हो गया, क्लोरीन गैस है और फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और हमारा आयोडीन सॉलिड है। ये चीज़ें क्लियर हुई, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बहुत बड़ा कोई
इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। बात करें अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको पता है कि नॉर्मली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर डिपेंड करते हैं। तो भाई जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इन जनरल जो ऑर्डर होगा ये होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, यानी आयोडीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। ओके, अब हम बात करते हैं कलर की। भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि फ्लोरीन का कलर क्या होता है, क्लोरीन का कलर क्या होता है, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, आयोडीन का कलर क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये क्यों कलरफुल होते हैं, फिर ये देख लो कौन कौन से कलर। तो बात करूँ अगर कलर की, तो फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है, ब्रोमीन रेड कलर का होता है और आयोडीन वायलेट कलर का होता है। फिर से बोलिए सर याद नहीं हो रहा है, लो भैया याद कर लो। फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है, ब्रोमीन रेड कलर का होता है, आयोडीन वायलेट कलर का। अब बात करते हैं ये कलर देते क्यों हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने डिटेल में 11th में पढ़ाया होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी जान लो कि होता क्या है ना, कि जब विजिबल रीजन में जो हमारी लाइट है, यहाँ पे स्पष्ट पहले मैं क्या लिखा है पढ़ दूँ, दे एब्जॉर्ब रेडिएशन इन विजिबल रीजन। जो हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन के रेडिएशन को। विजिबल रीजन क्या होता है भैया, विजिबल रीजन विबग्योर जिसमें होती है, जो हमारे सातों कलर दिखते हैं इनको विजिबल रीजन कहते हैं। तो इसकी लाइट के, इसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिजल्टेंट होता क्या है जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, भाई जैसे मान लो कि इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने एब्जॉर्ब किया रेडिएशन को, तो इनके कुछ ना कुछ एनर्जी मिली होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था ये लोअर से हाइयर एनर्जी लेवल में कूदा होगा। तो जब ये कूदते हैं, बात को समझना, जब ये ऊपर जाते हैं तो जब इनकी एनर्जी रिलीज होती है तो फिर ये वापस नीचे आते हैं। तो ऊपर से जब नीचे आने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी रिलीज करेंगे। भाई सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे विजिबल रीजन के रेडिएशन को पहले एब्जॉर्ब किया, किसने किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर लेवल में गए, फिर जब नीचे आने लगे तो एनर्जी रिलीज करते रहे। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटा इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, जो इन्होंने रेडिएशन में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटा एब्जॉर्ब किया था, वही एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वही एनर्जी कलर के फॉर्म में निकलती है। और यही रीज़न है कि ये कलरफुल होते हैं। ठीक है, फिर से समझाइए सर, जो विजिबल रीजन की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाते हैं। जब एक्साइटेड में जाते हैं तो एनर्जी आप धीरे धीरे रिलीज करेंगे। भाई एक्साइटेड में जाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वांटा को एब्जॉर्ब करने के बाद ये गए, तो जब एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करने लगे तो उस अकॉर्डिंग हमारा कलर ये देने लगते हैं। यानी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वांटा का एब्जॉर्बेशन जो इन्होंने किया। तो फ्लोरीन येलो कलर, क्लोरीन ग्रीन कलर, ब्रोमीन रेड कलर, आयोडीन वायलेट कलर। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो आपको मैं बता दूं, जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये हमारा बढ़िया से सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन जो हमारा ब्रोमीन और आयोडीन है ये स्पायरेंगली सोल्यूबल होता है वाटर में। याद कर लीजिए मैंने क्या बोला, फ्लोरीन और क्लोरीन आर रिएक्ट विथ वाटर बट ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पायरेंगली सोल्यूबल इन वाटर। एक और कॉन्सेप्ट बचा है डिसोसिएशन एनर्जी का, तो इसको करते हैं रफ, फिर देखते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। अगर हम बात करें डिसोसिएशन एनर्जी की, तो डिसोसिएशन एनर्जी के लिए सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। आप सभी को पता है यार कि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, क्लोरीन की साइज इससे बड़ी होती है, और ब्रोमीन की साइज इससे भी बड़ी होती है, और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है। मतलब अगर आसानी से हम देखें तो आप कहोगे सर जितनी बड़ी साइज उतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होंगे। भाई डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगी एनर्जी को डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉपिक का पहले नाम लिख दूँ, नहीं तुम लोग कहोगे सर इतनी जल्दबाजी में हम लोगों को पढ़ाए। भाई जल्दबाजी हमें नहीं है, आपके सिलेबस को खत्म करके मेन मकसद है PYQ कराना। ठीक है, लेकिन भैया इस अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्डर देखें तो हमारा ये होगा, इस अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्डर देखें वो क्या होगा, ये होगा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए, फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्लोरीन की। लेकिन ये होता नहीं, होता क्या है भैया, होता है सबसे पहले हमारी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर किसकी, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। ये सही है, ये गलत है, पर क्यों सर? फिर से सर ने एक बात बोली, जब जब एक्सेप्शन मिलेगा तब तब क्वेश्चन बनेगा। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, एक्सेप्शन ही इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन और JEE नीट में बनते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जितनी बॉन्ड लेंथ उतनी आसानी से बॉन्ड टूटता है, बिल्कुल सही। लेकिन फ्लोरीन इतना छोटा होता है, इसके पास भैया एक तो बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन और होंगे, 2 2 4 2 6, इसके पास भी 2 2 4 2 6 कि ये आपस में रिपल्सन करते हैं। ये इतना छोटा होता है कि ये आपस में रिपल्सन करते हैं। भाई मैंने आपको बताया फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, ये छोटे छोटे फ्लोरीन, ये हमारा बड़ा सा क्लोरीन थोड़ा बड़ा, और ये और बड़ा बड़ा, ये और बड़ा बड़ा। तो फ्लोरीन इतना छोटा होता है कि आपस में रिपल्सन करते हैं। आपस में रिपल्सन करेंगे तो एनर्जी कहाँ लगेगी तोड़ने के लिए भैया, ये खुद ही टूट जाएंगे, अगर थोड़ी सी एनर्जी तो टूट जाएंगे।
तो ये रिपल्सन इस लेवल तक होता है कि जो इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी वो आयोडीन से ज़्यादा रहती है बस, और ब्रोमीन से कम हो जाती है। तो ऑर्डर क्या बन जाता है, पहले क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, तब यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है फ्लोरीन का, देन आयोडीन का। तो क्यों भैया, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट फील रिपल्सन, हेंस इट्स डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस देन इन कंपेरिजन टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो सपोर्ट करिए, मेहनत करिए, अपने सपनों को सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए। याद रखना पी ब्लॉक चैप्टर में 2 लेक्चर और पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिनिश। फिर कराएंगे PYQ, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कितना लिखना है, और आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में टॉप कराने की जिम्मेदारी हमारी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।